अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के 3 जुलाई के पेपर को हम डिस्कस कर रहे होंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी के 3 जुलाई के तमाम क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आज के दिन के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए और एक क्विक ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे। वैसे अभी तक के जितने क्वेश्चन फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर में है मैंने आपको ऑलरेडी सारे के सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आज के दिन के अंदर जो एसए का पोर्शन पूछा गया दैट वाज रिगार्डिंग कंप्यूटर्स के ऊपर था। ओवरवेलमिंग ऑन कंप्यूटर इज हार्मफुल और बेनिफिशियल, इसके रिगार्डिंग एसए का पोर्शन था। जबकि एक और एसए का क्वेश्चन बच्चे ने बताया आया हुआ था रिगार्डिंग द क्रुएलिटी पनिशमेंट, यानी कि भाई जो सजाए मौत होती है इसके रिगार्डिंग क्रुएलिटी पनिशमेंट के ऊपर आपके पास एसए का पोर्शन था। और बच्चा बता रहा है कि भाई उनके पास चॉइस मौजूद थी एसए के पोर्शन में। तो खैर कल की उसके अंदर एक बच्चे ने बताया कि चॉइस नहीं थी, यहाँ पे बच्चा बताते हैं चॉइस थी, कोई मसले की बात नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ई। अब देखो अगर तो क्वेश्चन यही आ रहा हो तो प्लीज पहले तो इसको जरा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या गिवन है। अब देखो भाई हमारे पास ये पेपर जो आ रहा है इसमें क्वेश्चन जो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ई इंटू डीएक्स। देखो अगर तो साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन ई का मौजूद है तो ई इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, ई इटसेल्फ कोई वेरिएबल नहीं है। ई क्या होता है? ई यूलर्स नंबर को कहते हैं, सही है, जिसकी एक कांस्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है 2.712 के अराउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास ये तो नल एंड वॉइड हो गया क्योंकि भैया ये कांस्टेंट है। साइन इनवर्स ई का मतलब क्या है? साइन इनवर्स एक नंबर गिवन है, कांस्टेंट गिवन है आपको। और हमें ये बात मालूम है कि जब कभी दुनिया में इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो आंसर क्या होता है? आपके पास वो कांस्टेंट पहले आ जाता है। और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल वहां पे लिखा जाता है, नॉर्मल सी बात है। इंटीग्रेशन अगर कभी भी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो वो नंबर पहले आ जाएगा और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है तो वहां पे वो वेरिएबल आ जाएगा। तो 2x प्लस का सी विल बी द आंसर। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स ई लिखा हुआ है तो इसका फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइन इनवर्स ई कांस्टेंट है पहले आ गया और यहाँ पे x के वेरिएबल से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो x प्लस का सी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये कॉट x इनवर्स था, पता नहीं कॉट इनवर्स था x था, मगर दोनों क्वेश्चन ही आसान है। अगर तो कॉट इंटू x इनवर्स आ रहा है तब तो बहुत ईजी है कि भाई आपके पास मेरे ख्याल में ये आपके पास -1 वैसे यहां पर होगा क्योंकि देखो अगर तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है कॉट इंटू एक्स की पावर पे -1 तो फिर आप कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे मगर आपको एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है और एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1/x² जो कि हमें बाहर मौजूद नहीं है। इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि बच्चे ने क्वेश्चन लिखते हुए गलती करी है और एक्चुअल क्वेश्चन बेसिकली ये था कॉट इनवर्स x इंटू dx। तो कॉट इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स, साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन, यहाँ पे बाय पार्ट्स पे सॉल्व करोगे। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल बाय पार्ट्स के ऊपर मैं कलर चेंज कर लेता हूं सिंपल तरीके से। ये बन जाएगा, एक सेकंड, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कोई भी लाइट कलर, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल कॉट इनवर्स x, यहाँ पे आप 1 अपनी मर्जी से कंसीडर कर लीजिए इंटू dx का dx और फाइनली ये आपके पास आपका u हो गया, ये आपके पास आपका v हो गया। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास ये क्या आ जाएगा? u इंटू वी। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉट इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन 1 के ऊपर, फिर बीच में साइन लगाओगे माइनस का और फिर आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई होगी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ले लोगे एंड सो ऑन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इसको सिंपल तरीके से हम अप्लाई कर दोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है। तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंपलीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमने इस तरह के टेंजेंट इनवर्स में भी क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में देख लिया और इसके ऊपर भी देख लिया, नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर है 6 के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 5 के, तो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन आ रहा था। तो भाई सिंपल तरीके से क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? भाई ये आपके पास बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए इसका पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होगा? जाहिर सी बात है हमारे पास दुनिया में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बचपन में पढ़ा था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर आगे 2 का 2, फिर a b, फिर आगे क्या आएगा? आगे आएगा
बी सी, फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा प्लस का ए सी। अब तमाम वैल्यूज को यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको गिवन है किसके बराबर, 5 के बराबर, तो 5 आ गया यहाँ पे। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है 6 के बराबर, तो ये बन गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 36 में से 5 जाएगा 31, 31 बाय 2, तो 31 बाय 2 शुड बी द आंसर। सिंपल है भैया। अच्छा एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर ए की वैल्यू बराबर है किसके, अगर a बराबर है 0.3678 के और b बराबर है 0.4976 के, तो फाइंड log a इंटू बी। अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस, एग्जामिनर चालाकी कर रहा है हमारे साथ है भाई, एग्जामिनर मजाक कर रहा है फुल। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट क्या करके बताओ, देखो आपको एग्जामिनर कह रहा है log a इंटू बी निकालो। a की वैल्यू क्या है 0.3678 और मल्टीप्लाई के बाद b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है 0.4976। अब देखो अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। हालांकि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, मगर जो मेहनत करेगा उसी के लिए होगा। अच्छा भाई, तो अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से आपने इनको, आपके पास लॉग का एक क्वेश्चन मौजूद है, मेजॉरिटी बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या होगा, सॉल्व करने का फिर पैटर्न ये होता है कि आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि दो टर्म्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कभी भी दुनिया में अगर दो लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, लॉग ए इंटू बी, तो भाई प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई सिंपल तरीके से लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाता है किसका, बीच में साइन आ जाता है पॉजिटिव का। अच्छा तो भाई आपके पास यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी a इंटू बी का आंसर गिवन है, आपके पास ये log a का और log b का ये आंसर्स मौजूद थे हमारे पास दर हकीकत। तो भाई यानी कि ये a जो है ना बेसिकली log a की वैल्यू है, सही है ना, b जो है log b की वैल्यू गिवन थी। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे भाई, आप सिंपल तरीके दोनों पे अप्लाई करोगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3678 प्लस के बाद ये आ जाएगा 0.4976, दोनों को एडअप करवा दो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बच्चे ने यहाँ पे गलती करी हुई है, ये आपके पास जो log a है ना ये उसका आंसर मौजूद है, ये log b का आंसर मौजूद है, हमें log a इंटू बी कैलकुलेट करना है। मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूं, क्योंकि भैया log 2 जो होता है बराबर होता है 0.3678 के और log b जो होता है बराबर होता है 0.4976 के। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, उसमें एग्जामिनर कहते हैं वन क्वेश्चन वाज अबाउट द फाइंडिंग द सीक्वेंस इन जनरल टर्म इज गिवन, टू मच टाइम टेकिंग। भाई अगर सीक्वेंस आपको निकालना है और जनरल टर्म आपको गिवन है तो आप सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखो, जो ऑप्शंस गिवन है चेक कर लो कि n की वैल्यू 1 रखने पे उस जनरल टर्म के ऊपर क्या सीक्वेंस की पहली वैल्यू मिल रही है। फिर n की वैल्यू 2 रखो और फिर उस जनरल टर्म के अंदर जहां जहां n आ रहा है वहां पे 2 रख के चेक करो कि सीक्वेंस के अंदर दूसरी वैल्यू मिल रही है। फिर n की वैल्यू 3 रख के चेक करो, n की वैल्यू 4 रख के चेक करो एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये बच्चे को पता नहीं टाइम टेकिंग क्यों लग रहा था ये क्वेश्चन। अच्छा इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि a3 बराबर है 2 टाइम्स ऑफ a2 के, a5 बराबर है 6 के, जबकि आपको a10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बच्चे ने साफ तौर पे बताया हुआ है। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि cos पता नहीं cos के आगे इसने क्या लिखा है, ax प्लस का b लिखा है शायद, भाई मेरी सही है ना, cos का क्या लिखा है बच्चे ने क्वेश्चन लिखा हुआ है cos ax प्लस का b, cos ax प्लस का b, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। ओके फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, cos का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही हो गया मेरे पास नेगेटिव का साइन। वैसे तो अब यहाँ पे कंडीशन भी शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, बट चलो छोड़ो, आप बेसिक तरीके से समझ लो, sin ax प्लस b, फिर एंगल का डेरिवेटिव बन जाएगा ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज और a का a एज इट इज। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos के बराबर और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ax प्लस का b। अगेन फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो a आ जाएगा। अब a और a क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। फिर अब cos का डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का साइन, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा ax प्लस का b और फिर एंगल का डेरिवेटिव a आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन का साइन इंटू ax प्लस का b। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा, सही है ना भैया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया।
अच्छा, आगे बच्चे ने आईक्यू का एक क्वेश्चन शेयर किया हुआ है कि भाई इस तरीके का आईक्यू का क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहा था। एक और बच्चे का पेपर आ गया, इंटरेस्टिंग पेपर है, कॉस, और कॉस का एंगल क्या गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो भाई मैं आजकल देख रहा होता हूँ बड़े बड़े इदारे मेरी लेक्चर्स को कॉपी मार रहे होते हैं, उनसे पूछा करें कि भाई पंजाब के अंदर 70,000 रुपए किस चीज के लेते हैं, 80,000 रुपए, जब आपने कॉपी सर हाशिम को ही करना है बैठ के। तो सवाल बनना आपके पेरेंट्स का बनता है, यूईटी की पोजीशन हमारे पास से, जीआईके की पोजीशन हमारे पास से, एनईडी की पोजीशन हमारे पास से, नस की पोजीशन हमारे पास से। तो मैं समझने से कासिर हूं 70,000 रुपीज किस चीज के पे किए जाते हैं, खैर कभी बाद में बात। अच्छा बेटा, अब देखो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव आपको अप्लाई करना है या सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है कि देखो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से कॉस का कॉस और आगे ब्रैकेट के अंदर है 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसा ही है ना भाई, क्या आ रहा है, कॉस का कॉस और उसके ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये आप ये कंसीडर करो, ये 2 जो है ना ये भी एंगल है और ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा आ रहा है मेरा। तो हमें ये बात मालूम है कि कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, जरा सोच के जवाब दो। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ये फॉर्मूला होता है ना, 3 फॉर्मूला होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो इसको, सही है भाई, ये इसके बराबर होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मेरा थीटा है ना वो किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है भाई मेरा थीटा जो होगा वो बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स के। थीटा मेरे पास किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स के, क्योंकि साइन थीटा अगर बराबर है एक्स के, अगर दुनिया में साइन थीटा बराबर है एक्स के तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स होगी। तो अब आप इसको देखो रिप्लेस करवा सकते हो पूरे के पूरे को, तो रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, देखो ये यानी कि मेरे पास जो कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स मौजूद था, मैं इसको रिप्लेस कैसे करवा सकता हूं, मैं इसकी जगह पे क्या कह सकता हूं, अब देखो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये आपका कॉस आपके फॉर्मूले का, ये 2 आपके डबल एंगल और ये थीटा आ गया। तो इसको मैं रिप्लेस किससे करवा सकता हूं, 1 माइनस का 2 का 2 एज इट इज, 1 माइनस का 2 का 2 एज इट इज, और साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है एक्स के और उसका स्क्वायर आ गया। तो ये बेसिकली बराबर है 1 माइनस के 2x स्क्वायर के। तो ये इसका आंसर होगा अगर तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अगर डेरिवेटिव पूछा हुआ था तो फिर आप डेरिवेटिव फर्दर ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेगेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 4x स्क्वायर के बराबर। अगर तो डेरिवेटिव पूछा हुआ है तो फाइनल आंसर फिर ये होगा, और अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर सिंप्लीफाई करने को कहा हुआ तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 माइनस का 2x स्क्वायर। उसके पीछे देखो रीजन क्या है, ये आपके पास 2 एंगल का है और ये पूरा का पूरा आप थीटा कंसीडर कर रहे हो ना, तो भाई आप यहां पे सिंपल कॉस डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हो, किसके बराबर होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और थीटा की वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स एक्स के। ऐसे ही तो साइन थीटा यानी कि एक्स के बराबर है, तो आपने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस करवा दिया किसके साथ, आपने साइन इनवर्स थीटा को या साइन इनवर्स को किससे रिप्लेस करवा दिया, आपने सिंपल तरीके से एक्स से रिप्लेस करवा दिया। तो भैया आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, थीटा अगर मेरा x है तो सिंपल तरीके से मेरा आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए अगर डेरिवेटिव करने को कह रहा है, सही है ना भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है टेंजेंट नेगेटिव का 1000 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये क्वेश्चन अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया है। देखो टेंजेंट के अंदर नेगेटिव 1000 है। अब हमें ये बात मालूम है कि मैक्सिमम जो एंगल होता है दुनिया में कंप्लीट चक्कर जो पूरा होता है वो 360 डिग्री पे होता है, और 1000 जो है वो 360 से बड़ा एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल तरीके से 1000, देखो कभी भी 360 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाए ना, इसका मतलब क्या होता है, 360 के बाद एंगल्स अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपके पास कोई भी जो एंगल अगर हमें कभी भी दुनिया में चेक करना है कि भाई एक कंप्लीट एंगुलर रोटेशन क्या होती है, 360 डिग्री की होती है, ऐसा ही है भाई, एक कंप्लीट एंगुलर रोटेशन क्या होती है, 360 डिग्री की होती है। तो भाई मेरे पास कंप्लीट एंगल क्या है, 360 का होता है। मैं 1000 में से 360, फिर एक और 360 निकल सकता है, और फिर मेरा ख्याल है एक और 360 भी निकल जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3 दफा 360 को जोड़ता हूं, अगर मैं 3 दफा 360 को जोड़ता हूं तो कितना बनता है, या डायरेक्टली 360 इंटू 3 कर लो ना भैया, 360 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 0 0 0, 6 3 0 18 का 8 और 1, 3 0 9 और 10, नहीं ये आपके पास 1000 से बड़ा हो गया। अगर मैं 360 को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, 2 0 0 0, 6 2 0 12 का 2 और 1, 3 2 6 और 1 7, 720 बन गया। अच्छा अब 1000 में से देखो अगर मैं 720 को माइनस करूं, 720 को माइनस करूं तो क्या बनेगा, 0 का 0, ये बन गया 9 पूरा, और ये बन गया मेरे पास 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 निकालोगे 280। यानी कि मेरे पास जो टेंजेंट नेगेटिव 1000 का आंसर होगा ये हकीकत किसके बराबर होगा, टेंजेंट नेगेटिव के 280 के बराबर होगा, सही है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ पीरियड,
तो भाई हमें पता है टेंजेंट का स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर 180 का, तो फिर 180 के रेफरेंस से आप चेक कर लो 180 के रेफरेंस से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। मगर अगेन आपसे एग्जामिनर सिर्फ ये पूछ रहा होगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर सिर्फ क्वाड्रेंट आपसे पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और टेंजेंट नेगेटिव 280 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ टेंजेंट 280। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है, और 280 डिग्री कहां पे एग्जिस्ट करेगा, 280 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो भाई आसान तरीका क्या है, सिंपल तरीके से आपने 360, क्योंकि आपके पास जो एक सर्कुलर रोटेशन होती है 360 के बाद रिपीट कर रही होती है, कोई भी जो रोटेशन होती है, तो जो भी 360 से बड़ा एंगल आता है ना 360 उसमें से माइनस कर दो, चेक करो आ गया 360 में लाया कर रहा है। अगर स्टिल बड़ा है 360 से दोबारा माइनस करो, जब तक कि आप 360 की रेंज में ना आ जाओ। तो आप चेक कर लिया मैंने 280 बन रहा है, तो टेंजेंट 280 कहां पे लाया करेगा, 280 डिग्री का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाया कर रहा है। एक और क्वेश्चन आ रहा था cos 6 पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का पीरियड। सबसे पहले नंबर के ऊपर कैसे निकालोगे, अगर मुझे इसका पीरियड कैलकुलेट करना है तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको ब्रेक डाउन करवा दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करवाऊंगा। तो भैया यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करोगे तो 2 3 6 बन गया 3 पाई, और ये बन गया प्लस का 3/2 आगे बन गया, सही है। अब यहाँ पे ये एक्स होना चाहिए था, मुझे नहीं पता यहाँ पे पाई क्यों है, सही है ना भाई, एक्स होगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, cos 3x प्लस का 3/2, सही है ना भाई, cos 3x प्लस का 3/2। अब इसका पीरियड बताना है, cos का या साइन का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई का, और जो भी एंगल यहाँ पे आपके वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हो या डिवाइड कर रहा हो दूसरी तरफ जाके अपोजिट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपके एंगल से, जो आपके वैल्यू आपके वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में होगी, दूसरी तरफ जाके अपोजिट होती है। तो यहाँ पे 3 देखो आपके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसका पीरियड होगा 2 पाई/3 के बराबर, सही है। प्लस का 3/2 नहीं देखा जाएगा, वो फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास आगे एक सीरीज का क्वेश्चन गिवन है कि 1 3 5 7 9 के बाद नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। सिंपल, आपके पास ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो बच्चे डे 1 डे 2 डे 3 को फॉलो कर रहे हैं दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग। एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के रिगार्डिंग, कि भाई cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x। तो यार अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो भैया क्या होगा इसका आंसर, x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, हमें पता है दुनिया के अंदर cos 0 बराबर होता है 1 के, जबकि दुनिया में sin 0 बराबर होता है किसके, 0 के। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 को डाल के चेक करूं तो ये बन जाएगा cos 0 1, फिर आगे sin 0 0, फिर नीचे sin 0 0, तो 1/0 आंसर होगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा आंसर। क्योंकि भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म जब तक नहीं बनती आप एल हॉपिटल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्टिंग। If the price of an item is increased by 20%, then decreased by 20%, then find the price of the relative item। अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन बहुत दफा बच्चों ने रील्स के ऊपर ही मुझसे पूछ रहे होते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद होगा नो चेंज का, एक ऑप्शन मौजूद होगा नो चेंज का। 99% जो बच्चा होता है नो चेंज पे टिक कर देगा। लेट सपोज एक पेन है, इस पेन की प्राइस पहले 20% इंक्रीज हुई, फिर 20% डिक्रीज हो गई, तो सर चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं ना, नो चेंज होगा। हालांकि बच्चा समझता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देखो लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो पेन है ना, इस पेन की ओरिजिनल कीमत 100 रुपए थी, फॉर एग्जाम्पल इस पेन की ओरिजिनल कीमत कितनी है, 100 रुपए है। मेरे पास एक पेन है, उस पेन की ओरिजिनल कीमत है 100 रुपए। अब 20% जब इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 रुपए का मतलब है कि अभी अपने 100% के ऊपर मौजूद है, फुली कैपेसिटी के ऊपर बिक रहा था, अच्छी मैंने प्राइस तगड़ी रखी हुई थी। अब मैंने क्या करा, 20% इसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो भाई 20% जब इंक्रीज कर दिया तो ये क्या बन गया, जाहिर सी बात है 20% इंक्रीज कर दिया तो 120% बन गया। 120% ऑफ व्हाट, ओरिजिनल प्राइस का, यानी कि ओरिजिनल प्राइस का 20% इंक्रीज हुआ ना, तो यानी कि यहां पे अब जो आपकी न्यू कीमत हो गई वो बन गई 120 के बराबर, सही है। अब न्यू कीमत क्या बन गई, 120। अब फिर 20% डिक्रीज हो रहा है। अक्सर बच्चों को लगता है सर पहले इंक्रीज हुआ था 20%, अब 20% डिक्रीज हो गया, तो जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही तो डिक्रीज हो रहा है, तो खत्म हो गई ना प्राइस। हालांकि लॉजिक ये नहीं है। देखो लॉजिक क्या है कि पहले 100 रुपीज अगर प्राइस थी तो 20% जो इंक्रीज हुआ था वो 100 रुपए का हुआ था, यानी कि उस 100 रुपए का 20% इंक्रीज हुआ। उस 100 रुपए का जो ओरिजिनल कीमत थी, उस 100 रुपए का 20% क्या बनेगा, 20 बनेगा। तो 100 रुपए का 20% बनता है 20 रुपए। तो अब न्यू प्राइस जो है वो 120 है। अब जब प्राइस डिक्रीज हो रही है 20%, अब जब प्राइस डिक्रीज हो रही है 20%, तो जो अब की प्राइस है, अब की प्राइस कितनी है, 120 रुपए। तो अब 120 रुपए का 20% डिक्रीज हो रहा है। अब जो न्यू प्राइस है 120 रुपए, अब इसका 20% डिक्रीज हो रहा है, इसका 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका 20% जब डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120। तो 120 का 120 एज इट इज, और परसेंटेज को जब रिमूव करते हो तो डिवीजन में क्या आता है, 100 आता है। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। 12 इंटू 2
24 के बराबर आ गया। यानी कि अब कितनी प्राइस डिक्रीज हो रही है, 24 रुपए हो रही है। पहले कितनी बढ़ी थी, देखो जब 100 रुपए प्राइस थी तो 100 रुपए का 20% इंक्रीज हुआ था। 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है। नॉर्मल सी चीज है ये, नॉर्मल सी मैथ्स है। तो पहले देखो 20 रुपए बढ़ी थी प्राइस और अब 24 रुपए प्राइस कम हो रही है। तो चेंज कितना आया, नेट चेंज कैसे निकालोगे कि भाई देखो अब आपके पास, आप सिंपल पहले 120 में से 24 रुपए को माइनस कर दो, तो 120 में से जब 24 रुपए जो आपकी प्राइस आएगी कितनी आ गई, 96 के बराबर आ गई। तो अब की जो प्राइस है वो 96 है। तो अब अगर मुझे नेट चेंज निकालना है कितना चेंज आया, तो देखो मेरे पास जो इनिशियल प्राइस थी ना वो 100 रुपए थी और अब जो फाइनल प्राइस आई वो 96 आई। तो इसका मतलब क्या है, कितना परसेंट डिक्रीज आ रहा है, 4% का डिक्रीज आ रहा है। 4% का डिक्रीज आ रहा है। ये बात समझ में आती है कि भाई कितना डिक्रीज आ रहा है। अब जो मेरी इनिशियल जो मेरी प्राइस थी वो 100 रुपए थी, सही है, और उसके बाद अब जो प्राइस बनी वो 96 बनी। तो 96 माइनस का 100 4 रुपए बनता है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओगे तो परसेंटेज पे चला जाएगा। तो सिंपल तरीके से 4% का आ रहा है डिफरेंस। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि भाई इफ ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ बी एंड डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। अच्छा भाई, ये सन इन लॉ वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे डे 2 डे 3 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है ये क्वेश्चन हमारे पर रिपीट हो रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पेपर के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पेपर, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है फास्ट। क्या हमारे पास आज का पेपर का एक क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर उसका सेंटर गिवन और रेडियस गिवन है। भाई सर्कल का सेंटर गिवन और रेडियस गिवन है तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस बच्चे के पास 2 एमसीक्यूज मुफ्त के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही लॉजिक का आ रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर 4,0 r इज इक्वल टू 6 के ऊपर आ रहा है। सेम चीज आ रही है भाई, सेम तरह का कॉन्सेप्ट है। सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को अप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, cosec पाई बाय 6। cosec पाई बाय 6 का देखो मतलब क्या होता है, cosec पाई बाय 6 आपके पास बराबर होता है, आपको अगर कभी भी दुनिया में cosec पाई बाय 6 सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 बाय sin पाई बाय 6। और पाई बाय 6 क्या होता है, 6 3 इज 18 तो 30 डिग्री, यानी कि sin 30 डिग्री बन गया। और sin 30 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 1/2 के, तो इसका मतलब है 2 के बराबर होगा cosec पाई बाय 6। अच्छा, cot पाई बाय 2 क्या होगा, cot पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो अब देखो cot पाई बाय 2 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1 बाय टेंजेंट पाई बाय 2, और पाई बाय 2 कहते हैं 90 को। अच्छा भाई, और टेंजेंट पाई बाय 2 क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय 2 इटसेल्फ इंफिनिटी होता है। टेंजेंट पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के, 1/0 के। तो 1/0 सबसे नीचे आ गया। और मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। इसी तरीके से आगे क्या आ जाएगा, आगे मुझे एक और चीज क्या निकालनी है, मुझे sec 0 क्या होता है, sec 0 बराबर होगा किसके, 1 बाय cos 0 के। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 बराबर होता है सिंपल आपके पास 1 के, तो ऑब्वियसली 1 ही आ गया यहाँ पे। तो और फिर टेंजेंट पाई बाय 3, तो टेंजेंट पाई बाय 3 का मतलब क्या है, टेंजेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 बराबर होता है √3 के। सॉल्व कर लो, अब cosec पाई बाय 6 यानी कि 2 आ गया, sec 0 बराबर होता है किसके, 1 के, cot पाई बाय 2 का मतलब 0 है, और टेंजेंट पाई बाय 3 का मतलब है √3। तो ये बन गया 2 माइनस का 1 और नीचे आ गया नेगेटिव का √3। सिंपल है भैया, नेगेटिव का 1/√3 आंसर आ गया। और अगर रैशनलाइजेशन करवा लो इसकी, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव के अंदर √3 3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, log हैविंग अ बेस 10 e की पावर sin इनवर्स, फिर आगे क्या आ रहा है, ln e की पावर x। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है कोई मजे का क्वेश्चन आई वुड से। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जरा जगह बना लेता हूँ अपने लिए, थोड़ी सी यहाँ पे जरा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, आपको स्पेस बनाना भी सिखाता हूँ। लोगों के दिलों में स्पेस भी बनानी होती है बेटा, सही है ना भाई, सिर्फ उनके दिल में नहीं बनानी होती, फास्ट के दिल में भी स्पेस आपने बनानी है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो भाई यहाँ पे देखो मेरे पास क्वेश्चन जो आ रहा है ना इंटरेस्टिंग आ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे इसको छोड़ देंगे कि भाई क्वेश्चन शायद मुश्किल आ रहा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आसान है, e की पावर sin इनवर्स, आगे आ रहा है ln e, सही है, y इज इक्वल टू log बेस 10 e की पावर sin इनवर्स ln e, और e की पावर में 1 भी मौजूद है। यार ये जो क्वेश्चन मौजूद है आपके पास, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भाई। तुम क्वेश्चन में देखो ना, log है, log का फंक्शन e है, e की पावर में sin इनवर्स है, मगर sin इनवर्स का जो एंड फंक्शन आ रहा है वो ln e आ रहा है, e आ रहा है
यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में कोई वेरिएबल ही नहीं है, हर चीज ई की फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट बराबर होता है जीरो के। जबकि इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट के अंदर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं वो आ जाता है। बहुत दफा एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि इंटीग्रेशन अगर जीरो पे अप्लाई होगी तो आंसर क्या होगा, लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता। भाई जीरो क्या है, जीरो कांस्टेंट है, जीरो पहले आ गया, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वो आएगा प्लस के सी के साथ, तो जीरो इंटू एक्स खत्म हो गया, सिंपल आंसर सी के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो का आंसर क्या होता है, सी के बराबर होता है। खैर, अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर हमसे क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर वन माइनस का रूट के अंदर वन माइनस का साइन एक्स, ओके वन माइनस का साइन एक्स, दैट्स अ क्वेश्चन, कोई मसले की बात नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, हालांकि ये परेशान होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां पे आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स के ऊपर। ये क्वेश्चन फास्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आई वुड से, कि भाई इसको सॉल्व अगर करना है तो कैसे करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास यहां पे सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, अंडर रूट का अंडर रूट वन माइनस का साइन एक्स इंटू डीएक्स। भाई हाफ एंगल फॉर्मूला नाम की वो चीज पढ़ी थी जिंदगी में बेटा, तो देखो वन माइनस का साइन एक्स किसके बराबर होता है, वन माइनस का साइन एक्स दुनिया में बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा साइन एंगल बाय टू माइनस का कॉस एंगल बाय टू का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आइडेंटिटी होती है हमारी। तो भाई देखो अगर मेरे पास यहां पे कहीं भी लिखा हुआ आ जाए कभी अंडर रूट के अंदर वन माइनस का साइन एक्स, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिंपल तरीके से बन जाएगा साइन एंगल बाय टू माइनस का कॉस एंगल बाय टू के बराबर। तो ये आपकी पूरी टर्म यही तो आ रही है, तो इसको रिप्लेस करवा दो, यानी कि रूट वन माइनस साइन एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है साइन एंगल बाय टू माइनस का कॉस एंगल बाय टू इंटू डी एक्स। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे अप्लाई कर दूंगा, तो साइन एंगल बाय टू पे भी इंटीग्रेशन होगी, कॉस एंगल बाय टू पे भी इंटीग्रेशन होगी। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, हालांकि डायरेक्टली नहीं कर सकते, एंगल का भाई डेरिवेटिव देखोगे ना, तो एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स बाय टू का डेरिवेटिव होगा, एक्स आपके पास वेरिएबल है तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, टू कांस्टेंट है एडिटिव का एडिटिव रहेगा, तो x बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, यानी कि यहां पे भी 1/2 होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए, अभी मौजूद नहीं है तो लाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड करा, फिर फाइनली जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव का कॉस एंगल बाय टू माइनस का साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव का साइन एंगल बाय टू, और इसका 2 यहां पे मौजूद रहेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस के सी के साथ। सिंपल इज दैट, क्या मुश्किल बात है, कौन कहते हैं मुश्किल है, आप बोलोगे सर ये तो इजी है, इजी नहीं है भाई, इजी बनाया गया है। आपका कोई दोस्त बैठ के परेशान हो रहा होगा अभी, और जो इदारे वाले होंगे वो इसी लेक्चर को बैठे कॉपी कर रहे होंगे भैया। खैर अच्छा, ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये मेरी आईक्यू की मैराथन का क्वेश्चन है, सही है ना बेटा। आज से 6 साल पहले मैंने फास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज तक उससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है। एक और क्वेश्चन आ रहा है 229 3316 देन 4425। अच्छा तो देखो 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 9 से 16 हो सकता है, 16 से अगर मैं स्टार्टिंग डिजिट देखूं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3, अगर सिर्फ पहला डिजिट देखो ना, 229 का 2 देखो, 3316 का 3 देखो, 4425 का 4 देखो, 2 3 4, और अगर लास्ट डिजिट देखो आप इनका 9 16 25, यानी कि भैया उसका भी वो चल रहा है, तो नेक्स्ट मेरे पास फिर क्या हो सकता है, 5526 होगा, एक अंदाजा बता रहा हूं आपको मैं, लास्ट क्या होगा फिर 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो यानी कि 6 लास्ट में आना चाहिए, तो जो आंसर होगा उसका 6 होगा, फिर चेक कर सकते हो ऑप्शंस क्या क्या गिवन थे। एक और क्वेश्चन वो तो बहुत ही सिंपल आ रहा है 0 5 10 15, अगला क्या होगा 25 होगा, जाहिर सी बात है 20 होगा भाई, 5 का इजाफा हो रहा है। अच्छा भैया एक और क्वेश्चन आ रहा था, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बताइए, और भाई इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है किस चीज की इक्वेशन आ रही है, भाई ये इक्वेशन हाइपरबोला की आ रही है, एक वेरिएबल पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक वेरिएबल क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, और एक वेरिएबल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करो। अच्छा भाई तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से हाइपरबोला आ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पॉजिटिव है, एक क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो हमने करना क्या है भैया, सिंपल तरीके से आपके पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो भाई सिंपल मेरे पास जो पॉजिटिव होता है ना उसका ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 81 आ गई, 9 के बराबर ये आ गया, बी स्क्वायर 64 आ रहा है यानी कि 8 के बराबर आ गया, सिंपल है भैया, बी स्क्वायर क्या आ रहा है 64 आ रहा है, तो ए मेरे पास हो गया 9, बी मेरे पास हो गया 8। मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का
ए डिवाइडेड बाय ई के सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए डिवाइडेड बाय ई के बराबर। ओके, तो पहले आप एसेंट्रिसिटी निकाल लो। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने की एक ट्रिक होती है सर हाशिम की, याद है आपको, मालूम है क्या ट्रिक होती थी? शॉर्टकट, ई बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बराबर है किसके, 9 के। बी स्क्वायर क्या है, 8 के बराबर। ए स्क्वायर क्या है, 9 के बराबर। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी यार। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 81 के। बी स्क्वायर बराबर है किसके, 64 के। और नीचे आ गया 81 का 81। 81 प्लस का 64 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 8 और 6। 6 में अगर मैं 8 को जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 6 और 8, 6 और 8 14। तो ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से 145। तो ऊपर आ गया 145 और नीचे आ गया 81। तो बेटा देखो 81 प्लस 64 किसके बराबर आएगा, 81 प्लस 64 हो जाएगा मेरे पास 4 और 1 5 और 8 और 6 14। तो ये बन जाएगा 145 के बराबर। और नीचे 81 का 81 ऊपर आ जाएगा आपके पास सिंपल अंडर रूट में 145 और नीचे रूट 81 बराबर होता है किसके, 9 के। तो मेरा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, रूट 145 डिवाइडेड बाय 9। और अब चूंकि मुझे इक्वेशन डायरेक्टली बतानी है तो ए के अंदर ए की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। और नीचे ई किसके बराबर आ गया, 145 डिवाइडेड बाय 9। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो 9 9 दैट इज 81 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 145 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाली कोडिंग डिकोडिंग की वो खुद से बैठ के कर सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व कि भाई बेयर क्या बनेगा, रीड क्या बनेगा, वो खुद से बैठ के देख लेना यार। अच्छा, एक और कोई क्वेश्चन आ रहा है, जेम्स डू व्हाट टू डू नथिंग व्हाट जेम्स वांट, जेम्स डू व्हाट टू डू नथिंग जेम्स वांट, सो जेम्स वांट टू डू नथिंग, यानी कि इंग्लिश की कोई स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए आ रही थी। अच्छा भाई, एक और बच्चा आगे क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे वाज माय फर्स्ट एनुअल टेस्ट वाज वेरी इजी, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द मैराथन्स, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, थैंक यू सो मच टू ऑल द फिजिकोमेट्रिक्स टीम्स। अगला बच्चा बताता है, अस्सलाम वालेकुम सर, फास्ट एनुअल टेस्ट वाज वेरी इजी, ऑलमोस्ट सही है, सेम ही हमारे पास आ रहा है। ओके परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक हमारे पास एस्से के पोर्शन का भी क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा बेटा, एक और बच्चे ने देखो अपना पेपर शेयर किया है फिनटेक का, ये भी हमारे आज का पेपर है। और इसके अंदर जो आपके पास एस्से का पोर्शन आया था, इट वाज रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये लास्ट ईयर से मुझे लग रहा है याद आ रहा है कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के रिगार्डिंग। तो इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एस्से पूछा गया था। मेनली सेंटेंस कंप्लीटेशन थे, बेसिक मैथ्स थी, परसेंटेजेस के अंदर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से काफी इंटरेस्ट क्वेश्चंस थे, वन वर्ड प्रॉब्लम से कुछ आया था, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हुए थे लास्ट डे के पेपर एनालिसिस से। आईक्यू में सिर्फ और सिर्फ सीरीज थी, सिर्फ एक क्वेश्चन ग्रिड वाला आया था। तो ये इस बच्चे का आज का फास्ट का पेपर है। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना फास्ट ऑनेस्टी का माशाल्लाह से पेपर शेयर किया, एनालिटिकल के अंदर उसने अपनी पर्टिकुलरली डिटेल्स को शेयर किया, एनालिटिकल के अंदर किस तरह का डेटा आ रहा था, किस तरह की शेप्स गिवन थी। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट फिर राइट फिर डाउन हुआ है। अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ रहा है। पहले क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर थर्ड है, तो उसके बाद क्या होगा आपके सॉरी पहले नंबर के ऊपर देखो यहां पर है, फिर यहां गया है, फिर यहां आया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहां पर आएगा। ये इसका आंसर था, सिंपल है। इफ अ फादर इज 3 times the age of his son and after 10 years he will be 2 times of his son age, what is the present age of the father? यार ये क्वेश्चन अब मुझे करवाने तो नहीं चाहिए मेरा बेटा, क्योंकि सेम एक ही तरह के क्वेश्चन है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास फादर का उसका। तो भाई एक बाप है, इफ अ फादर इज 3 times द एज ऑफ, बाप की एज क्या है, फादर इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 गुना है अपने बच्चे का। एंड आफ्टर 10 years, 10 सालों के बाद, ही विल बी 2 times ऑफ हिज सन ऑफ एज, 10 सालों के बाद, यानी कि 10 साल के बाद का जिक्र हो रहा है, तो बाप की करंट एज में भी 10 साल का इजाफा होगा और सन की करंट एज जो भी है उसमें भी 10 साल का इजाफा होगा। आगे क्या कह रहा है, इट विल बी 2 times, इट विल बी 2 times, यानी कि भैया आज से 10 साल के बाद बाप की जो एज होगी वो क्या होगी, 2 गुना होगी सन की एज के। तो ये कंडीशन कैसे बनाई, बाप की एज में भी 10 साल का इजाफा होगा, 10 साल जाहिर सी बात है 10 साल के बाद बाप की एज भी 10 साल बढ़ेगी, बच्चे की भी 10 साल बढ़ेगी और उसका 2 times हो जाएगा। ये सिंपल आंसर आ गया आपके पास। तो भाई इसको कैसे निकालोगे, अब ये f की वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो, तो ये बन जाएगा सिंपल 3s प्लस का 10, ये आ जाएगा मेरे पास 2s प्लस का 2 10 20। s वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट मारो, बेसिक मैथ्स से कैलकुलेशन कर लो भाई, 20 माइनस का 10 हो जाएगा, तो 3s माइनस का s, तो सन की करंट एज मेरे पास 10 साल के बराबर आ गई। तो सन की करंट एज जब 10 साल आ गई तो बाप की क्या होगी, 30 साल के बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ सन था क्योंकि, तो 10 into 3 क्या बन जाएगा, 30 के बराबर। नॉर्मल सी मैथ्स आ गई, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोई
वो गिवन है, सीरीज गिवन है, भाई बेसिक चीज है यार। देखो सीरीज सॉल्व करने का मुझे इतनी नागवार इसलिए गुजर रही होती है कि मैंने आईक्यू की 6 लेक्चर डाले हुए प्लेलिस्ट के अंदर, 6 लेक्चर 2.5 घंटे के, तो मैंने एक सीरीज दुनिया की कवर करवाई थी शायद, उसके बाद अलावा कोई दुनिया में नहीं आ सकता, मैं वो गारंटी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज देखने का 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कंसेक्यूटिव नंबर्स को देखो, क्या कंसेक्यूटिव जो प्रीसेडिंग नंबर्स हैं, एक दूसरे के बाद वाले नंबर्स हैं, उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस दिख जाएगा। उसमें ना देखे तो बहुत दफा एक एक छोड़ के भी डिफरेंस मिल रहा होता है, या फिर बहुत दफा डिफरेंस के अंदर डिफरेंस देखा जाता है। तो कई लॉजिक्स होती है करने की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईक्यू का एक आ रहा था, तो चेक कर लीजिएगा। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन एंड द रेस्ट वर आल्सो फ्रॉम द मैराथन्स। देखो मैराथन का सिर्फ पाकिस्तान में एक ही इदारा इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ट्रेडमार्क समझ लो, सही है ना भैया। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना क्वेश्चन शेयर किया। इफ अ कार ट्रेवल्स 30 miles per hour then 44 feet is traveled in how many seconds? if a car travels आपके पास किसके ऊपर ट्रेवल कर रही है? 30 miles per hour. if a car travel 30 miles per hour then 44 feet is traveled in how many seconds? देखो मुझे स्पीड गिवन है गाड़ी की स्पीड कितनी गिवन है? 30 माइल्स पर आवर की, और फिर अच्छा देखो माइल्स और फीट के दरमियान का वो आ गया डिफरेंस। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं वो कैसे सॉल्व करेगा? अल्लाह के बंदो, 1 माइल में 5280 के करीब के फीट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो भाई एक गाड़ी की स्पीड गिवन है 30 माइल्स पर आवर, देन 44 फीट इज ट्रैवल। अच्छा, यूएस वगैरह में नॉर्मली जो आपकी कार की स्पीड होती है वो माइल्स पर आवर में होती है, जैसे कि पाकिस्तान में मीटर पर सेकंड या हम उसमें कर रहे होते हैं ना, किलोमीटर पर आवर के ऊपर, बाहर आपके ऐसे यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, देन 44 फीट इज ट्रैवल, 44 फीट। तो डिस्टेंस मुझे जो गिवन है वो डिस्टेंस कितना गिवन आ रहा है? 44 फीट का। पहले तो भैया इन दोनों को एक ही यूनिट के ऊपर लेकर आते हैं। तो भाई मुझे अगर स्पीड को फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, स्पीड अभी मुझे माइल्स पर आवर में गिवन है ना, तो 30 माइल्स पर आवर को मुझे फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा? मुझे पता है कि भाई कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल 5280 करोगे, और आवर का दोनों में आवर ही आ रहा है, क्योंकि 30 माइल्स पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है फीट पर आवर के अंदर, तो सिंपल 1 माइल में चूंकि 5280 होते हैं तो उसको उसमें कन्वर्ट करवा दिया मैंने 30 इंटू। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो को फिलहाल इग्नोर कर दो, सिंपल 528 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 8 3 24 का 4 और 2, 3 2 6 और 2 8, 5 3 इज 15, और एंड में फाइनली मैंने अपने 2 जीरो लगा दिए, तो 158400 मेरे पास फीट पर आवर्स के ऊपर आ गया। सही है। अब मुझे पता है मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिंपल तरीके से इन हाउ मेनी सेकंड्स के अंदर ये 44 फीट ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है, तो फिर इसको फिर उससे मल्टीप्लाई भी साथ ही करवा दो ना यार, फिर ये इतनी लंबी क्यों कर रहा हूं मैं? अगर मुझे आवर से सेकंड में जाना ही है तो मैं डायरेक्टली करवा देता हूं 3600 सेकंड से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जिंदगी कम से कम आसान तो होगी। तो 520 इंटू 3 किसके बराबर आया था? 528 इंटू 3 बराबर आया था मेरे पास 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 का 4, 3 2 6 और 2 8 और 5 3 15, 1584 के बराबर आया था, सही है ना। और नीचे क्या आ गया था? 36 आ गया था। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं तो क्या बन गया? ये आ गया सिंपल तरीके से मेरे पास, अल्लाह भला करे 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 1 3 and 3 2 6, 3 5 15, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 3 1 3 सॉरी 3 2 6 और 2 कैरी 3 8 24। मुझे लग रहा है सेम टेबल में आ जाएगा। 12 1 12 एंड 12 3 36, 12 4 48, और 52 में से 48 निकालोगे फिर भी 4 बचेगा, तो 12 4 48। यानी कि भाई तुम्हारे पास स्पीड क्या आ गई? 44 फीट पर सेकंड के बराबर आ गई। आपकी स्पीड इसका मतलब किसके बराबर है? 44 फीट पर सेकंड के बराबर है। यानी कि भाई ये बिल्कुल लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन आ रहा है। किसी को याद है हमने कल की या परसों की क्लास में ऐसा फास्ट सा क्वेश्चन किया था कि आपको जो स्पीड गिवन थी ना माइल्स के अंदर, जब उसको आपने फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया था वो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस के बराबर बन गई थी, हमें कैलकुलेट करना था। तो हमें क्या निकालना है? हमें यही तो निकालना था कि 44 फीट का जो डिस्टेंस है वो कितने 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर पाएगा, यानी कि 44 फीट इन हाउ मेनी सेकंड्स में ट्रेवल कर रहा है। तो भाई अगर मेरी गाड़ी की स्पीड ही 44 फीट पर सेकंड की है तो 1 सेकंड के अंदर वो 44 फीट कवर कर रहा है, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 44 सेकंड्स कवर कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 सेकंड होगा। बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है सर हिंट गिवन है 1 माइल 5280 के बराबर, मगर ये गिवन नहीं था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कन्वर्जेंस गिवन नहीं होगी। जिस बच्चे को नहीं पता कि फीट से माइल पे कैसे जाना है, माइल से फीट पे कैसे जाना है, तो वो नहीं सॉल्व कर सकता। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, कल की पेपर के अंदर हमने सॉल्व किया था, कल या परसों में किया था कि भाई देखो
30 माइल्स को जब आपने फीट में कन्वर्ट किया ना तो क्या बन गया, 44 फीट पर सेकंड बन गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि भाई तुम जो है ना 44 फीट का डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करोगे? भाई 1 सेकंड में कवर होगा, जाहिर सी बात है। सर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम सर हाशिम्स मैराथन विदाउट एनी चेंज इन द वैल्यू, मोरओवर द कांसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आल्सो डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। अच्छा ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चन बेसिक मैथ्स और आईक्यू के थे। अब नीचे बच्चे ने अपना फिर एडवांस मैथ्स का पूरा पेपर शेयर किया है। एडवांस मैथ्स का उन्होंने पेपर शेयर किया कि सर ये एक एंगल निकालने आ रहा था। अब ये भी बहुत सिंपल है भाई, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन पे एंगल पूरा बनना है ना, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स क्या होता है, कंप्लीट एंगल 180 का होता है। तो 100 और 30 गिवन है, बीच का एंगल निकालना है। तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल, वर्टिकल लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो भाई 180 के 100, आपको आधा एंगल 100 भी गिवन है, बाकी का 30 भी गिवन है। तो रिमेनिंग जो होगा वो अल्फा की वैल्यू होगी। तो -30 -100 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 80 में से 30 गया, 80 में से 30 गया तो 50 डिग्री तुम्हारा आंसर होगा बगैर के। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स हुज ऑर्डिनेट इज 3। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपके पास देखो यहां पे एक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। सही है भैया? तो आपको इक्वेशन नॉर्मल बतानी है इस एलिप्स के। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, सही है। हुज ऑर्डिनेट इज 3, हुज ऑर्डिनेट इज 3, हुज ऑर्डिनेट इज 3। तो भाई दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो वैसे तो इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये कि मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल निकालना सिखाया था, उसके जरिए सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका क्या है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डिनेट की पॉइंट गिवन है, आपको जो है ना सिर्फ ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है। ऑर्डिनेट कहते हैं y को, एब्सिसा कहते हैं दुनिया में x को, ऑर्डिनेट कहते हैं y को। तो कोऑर्डिनेट कहते हैं x और y को। तो आपको यहां पे सिर्फ ऑर्डिनेट ORDINAT गिवन है 3 के बराबर। तो आपको पूरा पॉइंट नहीं गिवन, तो आप स्लोप वगैरह निकाल नहीं पाओगे कंप्लीटली। तो फिर सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को? सर फिर तो फंस गए हम। नहीं बंदे, अरे बेटा फंसे नहीं हो, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि देखो तुम्हारे पास एलिप्स आ रहा है, इस एलिप्स के अंदर ये तुम्हारा a स्क्वायर है, ये तुम्हारा b स्क्वायर है। तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 5 के बराबर, b की वैल्यू क्या आ गई 3 के बराबर। तुम्हें ऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो तुम पहले x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ रही है, सही है ना भाई? तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई मुझे पता है मेरे पास a भी गिवन है, b भी गिवन है और मुझे क्वेश्चन में y भी गिवन है। तो मैं सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को अपनी एलिप्स के इक्वेशन में डालता हूं। तो भाई सिंपल तरीके से अगर मैं तमाम वैल्यूज को इक्वेशन में डालूं तो x का स्क्वायर एज इट इज, नीचे क्या है 25 का 25 प्लस का ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 गिवन है। ऑर्डिनेट किसके बराबर गिवन है आपको? 3 के बराबर। तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया। ये 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9, और नीचे क्या था 9 का 9 था इक्वल टू के बाद 1। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 9 बाय 9 क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 खत्म हो गया। तो ये आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के। तो आपके पास सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू 0 क्या आ गया आपका पर्टिकुलरली आंसर आ गया इक्वेशन बेस्ड। अच्छा इसको आप एक और पैटर्न के ऊपर भी सिंपलीफाई कर सकते थे। वो ये था कि भाई आपके पास अगर डायरेक्टली मेरे पास कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, मुझे इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है, तो ऑप्शंस को भी हिडन टाइम मेथड के ऊपर सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको y की वैल्यू तो मालूम है, सही है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो ऑप्शंस गिवन थे बारी बारी आप पर्टिकुलरली डाल के चेक कर सकते हैं। वो भी एक तरीका कारगर है, साबित हो सकता है, उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहां से भी आपके पास देखो, अगर मैं इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखूंगा ना, अगर x इज इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन है तो ये खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, उससे भी करेक्ट हो जाएगा। All of such questions were from the marathons. Okay, perfect. अल्हम्दुलिल्लाह यार, that's really nice. एक और क्वेश्चन बच्चा बता रहा है कि सर सिनोनियम गिवन था हमारे पास, सिनोनिम गिवन था, सिनोनिम गिवन था, एंटोनियम गिवन था, और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर बाकी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर जनरल मैथ्स के अंदर बच्चे ने अपने मजीद क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ था। जनरल मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को बच्चे ने भेजा हुआ है कि भाई जनरल मैथ्स के अंदर उसके पास कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो वो हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलरली आ रहा था। सिंपल है भाई, इफ ए इज शॉर्टर देन बी बट बी टॉलर देन सी एंड सी इज शॉर्टर देन डी, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अगर ए, अब देखो ए क्या है, ए जो है ना, ए आपके पास बी से छोटा है, जरा और से देखिएगा। ए जो है ना वो आपके पास क्या है, बी से छोटा है। ए जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी से छोटा आ रहा है। ए शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी, मगर ए जो है वो सी से क्या है, सी से वो टॉलर आ रहा है, एंड सी इज टॉलर देन डी एंड सी इज टॉलर देन डी, देन हु इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। जाहिर सी बात है बी सबसे बड़ा होगा, फिर आंसर बी होगा, नॉर्मल सी मैथ्स है भाई। इफ ए इज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25% मोर देन द बी एंड बी सैलरी इज 20% मोर देन सी, इफ ए सैलरी इज ग्रेटर देन सी बाय व्हाट परसेंटेज। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के बच्चे ने शेयर किया। इफ ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, ओके, 25% more than B. If A salary is 25% more than the B, okay, and B salary is 20% more than the C, and A salary is greater than C,
what percent if A salary is greater than C by what percent? Okay, A salary is greater than C by what percent? Okay, तीन तरह के स्टेटमेंट्स का जिक्र हुआ, हम बारी बारी करते हैं। पहली स्टेटमेंट ये थी कि भाई ए की जो सैलरी है ना वो 25% ज्यादा है बी के मुकाबले में। तो अगर ए की सैलरी पहले 100% के ऊपर थी तो अब 25% क्या है, ज्यादा है। किसके ज्यादा है? बी के मुकाबले में। तो भैया यानी कि अब ये बन गई 125% ऑफ बी के, सही है। और बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी की सैलरी जो है अगर वो पहले 100% थी तो अब क्या है, इट इज 20% मोर देन सी। 20% मोर देन सी का मतलब क्या है, 120% ऑफ सी। तो एग्जामिनर कह रहा है रिलेशन जरा मुझे बताओ कि भाई ए की सैलरी कितनी ज्यादा है सी के मुकाबले में। ओके, ये रिलेशन में निकालना है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई सी की जो इनिशियल सैलरी है वो क्या है, 100 के ऊपर है। सी की इनिशियल सैलरी अभी 100% के ऊपर है, 100 के ऊपर मौजूद है। तो बी की सैलरी क्या होगी, बी की सैलरी जाहिर सी बात है 20% ज्यादा है तो 120 होगी। ए की सैलरी 125% है तो जाहिर सी बात आपके पास कितनी होगी, 125 के बराबर होगी। तो अब जरा लॉजिकली सोचो, अगर मैं कहूं कि भाई ए की सैलरी मुझे कैलकुलेट करनी है, ए की सैलरी अगर मुझे निकालनी है, पूरा थ्योरेटिकल डेटा ही है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि बी की सैलरी क्या है, 120% है किसके मुकाबले में, सी के मुकाबले में, क्योंकि 20% ज्यादा है ना। तो अगर पहले 100 थी तो अब 20% ज्यादा है तो 120% बन गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 120 के बराबर है फॉर एग्जांपल। तो भाई अब ए की सैलरी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ए की सैलरी क्या है, 125% ऑफ बी। तो बी को मैंने कह दिया 120 के बराबर है। तो सिंपलीफाई अगर मैं करवाऊं 120 का 120 125% है। परसेंटेज जब कभी रिमूव होता है डिवीजन में 100 आता है, 0 से 0 कट गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, 5 2 is 10 एंड 5 5 is 25 एंड 25 into 6 आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 25 4 200 के ऊपर गया, नहीं 25 into 4 100 गया और फिर मजीद एक 25 आपके पास आ गया। तो ये तकरीबन 150 बन जाएगा। तो ए की मेरे पास सैलरी किसके बराबर आ जाएगी, 150 रुपीज के बराबर ए की सैलरी आ गई। अब देखो सी की सैलरी 100 हमने क्यों कही है, क्योंकि देखो सी के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन, सी के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन। तो मैं एज्यूम करता हूं सी को जिस कंपनी ने हायर किया था ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे को हायर करता हूं, वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत काबिल बंदा है, मैं 50 लाख पे भी अगर हायर करूं, या चलो मैं 50,000 रुपए पे हायर करूं, मैं 1 लाख रुपए पे हायर करता हूं किसी टीचर को, किसी बंदे को, वो बहुत कैपेबल बंदा है और उसकी सैलरी मैंने बिल्कुल मार्केट के हिसाब से 1 लाख रुपए सेट करी है। तो उसको जो मैं सैलरी दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं ना। वो अपना 100% मुझे जॉब पे दे रहा है तो मैं उसको 100% सैलरी दे रहा हूं, यानी कि 100 रुपीज है सी की सैलरी इनिशियली, क्योंकि कोई और डेटा तो गिवन नहीं है। तो परसेंटेजेस के अंदर आप 100 एज्यूम कर रहे हैं कि सी की अभी सैलरी क्या 100 100 रुपए है, तो मुझे ए की सैलरी क्या मिल गई, 150 रुपए। तो अगर ए की सैलरी में से अब मैं सी की सैलरी को माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सिंपल 50 के बराबर। तो यानी कि ए की सैलरी और सी की सैलरी में कितना डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझो, देखो मैं दोबारा लॉजिक रिपीट कर रहा हूं। एग्जामिनर कहता है ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी के मुकाबले में, 25% क्या है, ज्यादा है। तो अगर ए की इनिशियल सैलरी 100 रुपए थी, दुनिया में हर इंसान 100% के ऊपर होता है ना, दुनिया में हर इंसान 100% देता है, परसेंटेजेस के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि भाई ए की सैलरी पहले 100 के ऊपर थी मगर अब वो 25% ज्यादा है बी से, तो यानी कि 125 रुपए है। लेट्स सपोज 125% है बी के मुकाबले में, और बी की सैलरी 120% है सी के हिसाब से, ऐसा। तो हमारे पास यहां से बी की सैलरी हमने अज्यूम कर ली कि भी 120 रुपए है। तो आपके पास जो ए की कंडीशन थी ना कि 125% ऑफ बी, तो 125% किसका, बी की सैलरी का, यानी कि भैया उसकी सैलरी बी के मुकाबले में 25% ज्यादा हो गई है। तो पहले अगर 100 थी तो अब 125% हो गई है। तो 125% किसका, 120 का। तो वो मेरे पास क्या आ गया, सिंपल तरीके से 150 के बराबर। अब मेरे पास ए की करंट सैलरी आ गई, मेरे पास सी की ऑलरेडी सैलरी 100 रुपए थी, तो मैंने 150 में से जब 100 को माइनस किया तो 50% के ऊपर मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन था इसी लॉजिक का आ रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज फ्रॉम पाई टू 2 पाई देन हाउ मेनी टाइम्स द एरिया इंक्रीजेस। बहुत सिंपल है, देखो नॉर्मली सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r के बराबर, सही है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे सर्कल का जो पाई है वो पाई नहीं रहा, 2 पाई हो गया, तो इनिशियल देखो सर्कमफेरेंस क्या था, 2 पाई r, ऐसा ही है भाई। इनिशियली सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अगर मेरे पास अब पाई से 2 पाई हो गया है, तो सर्कमफेरेंस भी क्या होगा, न्यू सर्कमफेरेंस इसके बराबर होगा, 2 का 2 और पाई की जगह पे 2 पाई आ जाएगा इंटू r, तो ये बन जाएगा 4 पाई r के बराबर। अब देखो मेरा न्यू सर्कमफेरेंस किसके बराबर है, न्यू सर्कमफेरेंस मेरा बराबर है 4 पाई r के। सर्कमफेरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, सर्कल कितना बड़ा होगा या छोटा होगा सर्कमफेरेंस डिसाइड करता है। आपके पास लेट्स सपोज एक सर्कमफेरेंस ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। सर्कमफेरेंस क्या कहते हैं, बाउंड्री की लेंथ को, सर्कमफेरेंस जैसे कहते हैं बाउंड्री की लेंथ को। तो भाई अगर मेरा पहले सर्कल 1 के ऊपर था तो अब ये 2 के ऊपर आ गया, यानी कि ट्वाइस इंक्रीज हो गया ना, तो रेडियस भी तो बढ़ेगा। कि अब देखो पहले मेरा सर्कल का अंदर अगर ये पाई था तो अब ये 2 पाई हो चुका है। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है,
हदूद और रकबा, लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ अ सर्कल, आसान भाषा में पैरामीटर ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं, यानी कि आपके पास तमाम साइडों की लेंथ, मगर सर्कल में साइड्स नहीं होती, सर्कल के अंदर क्योंकि गोलाई शेप होती है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो जाहिर सी बात है मेरा रेडियस भी क्या होगा, डबल होगा। तो अब मेरा न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया मेरा होगा, जाहिर सी बात है मेरा रेडियस यहाँ पे 2r हो रहा है, तो मेरा रेडियस क्या होगा, मेरा एरिया क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से 2r का स्क्वायर, इट शुड बिकम 4 पाई आर स्क्वायर। मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 टाइम्स का मेरा डिफरेंस आ रहा है। मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा होगा, सिंपल 4 टाइम्स का। ये आपको मैराथन में भी क्वेश्चन कवर करवाया हुआ है। तो दीज वर ऑल दी क्वेश्चन दैट केम टुडे इन दी फास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम। भाई मेजॉरिटी क्वेश्चन रिपीटेड अब आ रहे हैं। देखो जो हाइप होती है वो स्टार्टिंग डेज की होती है, जितने क्वेश्चन अब आ रहे हैं मेजॉरिटी वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिपीटेड ही है।